Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन बजट के सॉल्व प्रॉब्लम्स की सीरीज़ को। आज के वीडियो में प्रोडक्शन बजट का एक एडवांस प्रॉब्लम लेकर आई हूँ मैं, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन बजट के अलग कैलकुलेशन और साथ ही साथ प्रोडक्शन बजट के साथ ही हम लोग देखेंगे समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। राठी कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। Forecasts of the number of units to be sold in the first 7 months of the year 2020 is given. राठी कंपनी जो है वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब फर्स्ट 7 मंथ्स का जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का फोरकास्टिंग है 2020 ईयर का, वो हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें दिए हैं मंथ जनवरी टू जुलाई तक, और प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के जो फोरकास्टिंग है, जो कि हमें चाहिए सेल्स फोरकास्टिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड होंगे उसकी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। जनवरी में प्रोडक्ट ए 1000 एंड प्रोडक्ट बी 2800, फरवरी में प्रोडक्ट ए 1200 एंड प्रोडक्ट बी 2800, मार्च में प्रोडक्ट ए 1600 एंड प्रोडक्ट बी 2400, अप्रैल में प्रोडक्ट ए 2000 एंड प्रोडक्ट बी 2000, मई प्रोडक्ट ए 2400 एंड प्रोडक्ट बी 1600, जून प्रोडक्ट ए 2400 एंड प्रोडक्ट बी 1600, जुलाई में प्रोडक्ट ए 2000 एंड प्रोडक्ट बी 1800 यूनिट्स है। तो ये है हमारा सेल्स फोरकास्टिंग, जो कि 2020 में फर्स्ट 7 मंथ्स में होने वाला है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। किसी भी मंथ के एंड में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा। फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग डिसम्बर ऑफ प्रीवियस ईयर। पहले के ईयर के दिसंबर को लेकर सारे मंथ्स में फिनिश्ड यूनिट्स जो रहेंगे वो नेक्स्ट मंथ के सेल्स के हाफ ऑफ रहेंगे, यानी कि 50% रहेंगे। यानी कि जनवरी में अगर हम बात करें तो जनवरी के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो फरवरी के सेल के 50% रहेंगे। तो अगर प्रोडक्ट ए की बात हम करें तो फरवरी के सेल है 1200 यूनिट, तो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1200 यूनिट का 50% यानी कि 600 यूनिट्स होगा। तो इसी तरह से हर मंथ का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 इज एज फॉलोज। अब जो बजटेड प्रोडक्शन है और बजटेड कॉस्ट है 31 दिसंबर 2020 का, वो इस तरह से है। प्रोडक्शन के यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ए के है 22,000 यूनिट्स, जबकि प्रोडक्ट बी के है 24,000 यूनिट्स। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो प्रोडक्शन होगा यूनिट्स में वो प्रोडक्ट ए का 20,000 यूनिट्स का और प्रोडक्ट बी का 24,000 का। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो लगेगा वो है प्रोडक्ट ए के लिए 12.50 पर यूनिट एंड ₹19 पर यूनिट प्रोडक्ट बी के लिए। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट जो लगेंगे वो प्रोडक्ट ए के लिए ₹4.50 पर यूनिट एंड ₹7 पर यूनिट प्रोडक्ट बी के लिए। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोडक्ट ए के हैं ₹66,000 एंड प्रोडक्ट बी के हैं ₹96,000। हमें बताया गया है प्रिपेयर फॉर द 6 मंथ्स पीरियड एंडिंग 30 जून 2020, प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ एंड समराइज्ड प्रोडक्शन बजट। अब इस प्रॉब्लम में हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है 6 मंथ का और साथ ही साथ हमें समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी देना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा प्रोडक्शन बजट, जो कि हमारा 6 मंथ्स के लिए हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हमारा फॉर्मेट प्रोडक्शन बजट का। अब ये जो फॉर्मेट हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट का वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। हर बार जो हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर में हमारा प्रोडक्शन बजट देखा था, अब यहाँ पर क्योंकि हमें 6 मंथ्स का प्रोडक्शन बजट देना है और साथ ही साथ 2 प्रोडक्ट्स में हमें ये प्रोडक्शन बजट देना है, तो हम जो वर्टिकल फॉर्मेट था हमारा उसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो प्रोडक्शन बजट का जो फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा मंथ्स 2020 के। सेकेंड कॉलम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोडक्ट ए जो कि यूनिट्स में है, थर्ड कॉलम प्रोडक्ट बी यूनिट्स में, और लास्ट कॉलम जो बनेगा हमारा वो टोटल का बनेगा। अब प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में हमारा जो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। वर्टिकल जो फॉर्मेट रहता था हमारा उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हम यहाँ पर बना देंगे। तो पहला हेड होता है हमारा प्रोडक्शन बजट का एस्टिमेटेड सेल्स।
दूसरा हेड होता है ऐड क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड हेड होगा लेस ओपनिंग स्टॉक, और लास्टली हमारे पास आएंगे क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड यानी कि प्रोडक्शन बजट। सेम फॉर्मेट हम बनाएंगे प्रोडक्ट बी के लिए भी, सेल्स, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक एंड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन बजट या फिर क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। और लास्ट जो कॉलम बनेगा हमारा वो बनेगा टोटल का, जहां पर हम प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों की टोटल बनाकर हमारे जो टोटल यूनिट्स है उसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे मंथ्स को। तो हमारे पास जो मंथ है वो फर्स्ट 6 मंथ के लिए हमें बजट बनाना है। सो मंथ जो है हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के। अब हमारे पास सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉब्लम में दी गई है, जैसे कि प्रोडक्ट ए के जो सेल्स हैं वो प्रॉब्लम में दिए गए हैं 1000 यूनिट जनवरी के लिए, 1200 फरवरी के लिए, 2000 मार्च, 2000 यूनिट्स अप्रैल के, 2400 यूनिट्स मई के एंड 2400 यूनिट्स जून के। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है वो है ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें बताया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ के सेल का हाफ ऑफ द पोर्शन है, यानी कि 50% है। अब अगर जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना होगा तो फरवरी के सेल्स के 50% लेना होगा। फरवरी के सेल्स है 1200 यूनिट्स, जिसका 50% बन जाता है 600। मार्च के सेल्स हैं 1600 यूनिट्स, जिसका 50% बन जाता है 1000, जो होगा फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह से मार्च के सेल्स है 2000 यूनिट्स और उसका हाफ ऑफ द बन जाएगा मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, जो कि बन जाएगा 500 का। तो नेक्स्ट मंथ का जो सेल हमें लेना है, नेक्स्ट मंथ के सेल के हाफ ऑफ द पोर्शन हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो अब हम देखते हैं मार्च का जो सेल था 2000 का, उसके हाफ बन गया था 1000, जो कि फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक था। अप्रैल के जो सेल्स हैं 1000 के, उसके हाफ अगर हम कर दे तो 500 बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मार्च का। मई के जो सेल्स थे 2400 के, उसका हाफ जो है वो आ जाएगा 1200 यूनिट्स, जो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल का। उसी तरह से जून के जो सेल्स है 2400, उसका हाफ पोर्शन है 1200, जो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मई का। और उसी के साथ जुलाई की इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी हुई थी। जुलाई का जो सेल्स है वो है 2000 यूनिट्स का, जिसका हाफ बन जाता है 1000, जो बनेगा जून का क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी तरह से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल दिया है। अब ओपनिंग स्टॉक जब भी हम लिखेंगे तो उसमें हमें बताया गया है कि लास्ट ईयर के जो दिसंबर का है वो दिसंबर का स्टॉक भी इसमें इन्वॉल्व है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक से हम नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक एसेस कर सकते हैं, यानी कि जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही फरवरी मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अब हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है जनवरी मंथ का। अब जैसे कि जनवरी मंथ के सेल्स है 1000 यूनिट और जनवरी मंथ के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है 600 यूनिट्स। तो अब हमें बताया गया है कि दिसंबर के मंथ में भी हमें यही जो पोजीशन है वो देखने मिली थी। तो सेल्स जो है 1000 यूनिट के जनवरी के, उसके अगर हम 50% कर दें तो 50% जो है वो 50% लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 500 यूनिट्स का, वही होगा ओपनिंग स्टॉक जनवरी का। तो जनवरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 500 यूनिट्स का। तो हम ओपनिंग स्टॉक के कॉलम में यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो बन जाएगा फरवरी का ओपनिंग स्टॉक 600 यूनिट्स। फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा मार्च का ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स। मार्च का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स। अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो बन जाएगा मई का ओपनिंग स्टॉक 1200 यूनिट्स। और इसी तरह से जून का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 1200 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने जो हमारा प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट है वो कंप्लीट कर दिया है। हमने एस्टिमेटेड सेल्स लिख दिए हैं, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड की अमाउंट। तो जनवरी में क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है 1000 प्लस 600 माइनस 500 1100 यूनिट्स। फरवरी को 1200 प्लस 1000 माइनस 600 1600 यूनिट्स। मार्च में 2000 प्लस 500 माइनस 1000 हमारे यूनिट्स आ जाएंगे 1500। अप्रैल में जो हमारे क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है वो है 1000 प्लस 1200 माइनस 500 1700 यूनिट्स।
मई में 2400 प्लस 1200 माइनस 1200 यूनिट्स आएंगे 2400। जून में 2400 प्लस 1000 माइनस 1200 यूनिट्स आएंगे 2200। तो इसी के साथ प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन बजट जो है वो हमारे पास बन गया है। अब प्रोडक्ट ए के 6th मंथ में टोटल एस्टिमेटेड जो सेल्स थे वो बन गए हैं 10,000 यूनिट्स के, और टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड जो है वो आ गई है हमारी 10,500 की। तो इसी के जैसे जैसे हमने प्रोडक्ट ए का कैलकुलेशन किया, ठीक उसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट बी का। अब प्रोडक्ट बी के जो एस्टिमेटेड सेल्स हैं वो हमें प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, जिसे हम लिख देते हैं। जनवरी के एस्टिमेटेड सेल्स हैं 2800 यूनिट्स, फेब्रुवरी के 2800 यूनिट्स, मार्च के 2400 यूनिट्स, अप्रैल के 2000, मई के 1600 एंड जून के 1600 यूनिट्स। अब जो क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया गया है नेक्स्ट मंथ के सेल्स का 50% है। तो फेब्रुवरी के सेल्स है 2800 यूनिट्स, उसके 50% अगर हम कर दें तो 1400 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक आएगा जनवरी का। मार्च के सेल्स के 50% होता है 1200 यूनिट्स, जो कि क्लोजिंग स्टॉक होगा फेब्रुवरी का। अप्रैल 2000 के सेल्स थे, उसके 50% आएंगे 1000, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है मार्च का। मई के यूनिट थे 1600 सेल्स के, जिसके 50% 800 यूनिट्स जो बनेंगे अप्रैल के क्लोजिंग स्टॉक। अब मई का क्लोजिंग स्टॉक आएगा 800 यूनिट्स, जो कि 50% है जून के सेल्स का, और जून के क्लोजिंग स्टॉक आएंगे 900 यूनिट्स, जो कि 50% है जुलाई के सेल्स के, और जुलाई के जो सेल्स थे वो थे 1800 यूनिट्स। तो इसी तरह से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक हम क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम ओपनिंग स्टॉक को जो निकालना है हमें, तो लास्ट मंथ का यानी कि जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही फेब्रुवरी मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अब हम लिख देते हैं हमारे ओपनिंग स्टॉक। तो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक जो आएगा वो है 1500, फेब्रुवरी का 1400, मार्च का 1200, अप्रैल का 1000, मई 8000 एंड जून का मई एंड जून के 800। तो इसी तरह से जो लास्ट मंथ के क्लोजिंग स्टॉक थे वो नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन बजट जो है या फिर क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट बी के जनवरी की क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है 2800 प्लस 1400 माइनस 1500 2800 यूनिट्स। फेब्रुवरी के 2800 प्लस 1200 माइनस 1400 2600 यूनिट्स। मार्च के 2400 प्लस 1000 माइनस 1200 2200 यूनिट्स। अप्रैल के 2000 प्लस 800 माइनस 1000 अमाउंट आएगी यूनिट्स आएंगे 1800 यूनिट्स। मई के 1600 प्लस 800 माइनस 800 1600 एंड जून के 1600 प्लस 900 माइनस 800 यूनिट आएंगे 1700। तो इसी तरह से प्रोडक्ट बी के सारे प्रोडक्शन हमने निकाल दिए हैं सारे मंथ्स के 6 मंथ्स के। अगर हम टोटल कर दें 6 मंथ्स की प्रोडक्ट बी की, तो टोटल सेल एस्टिमेशन जो है वो होगा 12,200 यूनिट्स का, और टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस जो हमें करनी है वो हो जाएंगी 12,700 की। तो इतने प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन बजट हमारे पास बन गया है। अब हम प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का दोनों का मिक्स करके टोटल अगर प्रोडक्शन निकालेंगे तो जनवरी मंथ का बन जाता है 3,900, फेब्रुवरी मंथ का बनेगा 4,200, मार्च मंथ का बन जाएगा 3,700, अप्रैल मंथ का बन जाएगा 3,500, मई मंथ का बन जाएगा 400 एंड जून मंथ का बनेगा 3,900। यानी कि टोटल जो है ए एंड बी के 6 मंथ्स का वो बन जाएगा 23,200 यूनिट्स का। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोडक्शन बजट है जो कि 6 मंथ्स के लिए हमने बनाया था वो यहाँ पर हमने इस्टीमेट कर दिया है और फोरकास्टिंग कर दिया है। अब इस प्रॉब्लम में इस प्रोडक्शन बजट के साथ ही हमें बताया है कि हमें बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो चलिए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को हम बना लेते हैं। अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हम बना रहे हैं उसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वो प्रोडक्ट ए के यूनिट्स है 22,000 एंड प्रोडक्ट बी के यूनिट्स है 24,000। तो उतने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट हम पहले बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का,
सेकेंड कॉलम होगा प्रोडक्ट ए के यूनिट्स, थर्ड कॉलम प्रोडक्ट बी के यूनिट्स, एंड देन हम बनाएंगे टोटल। अब यूनिट, रेट और अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों में हमें कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, तो हम ये तीनों कॉलम जो है वो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में बना देंगे, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में। रिक्वायरमेंट हमें लगेंगी पहले रॉ मटेरियल की, तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है उसमें फर्स्ट हेड जो हमें लगेगा वो है रॉ मटेरियल का। अब जैसे कि हमें बताया गया है, रॉ मटेरियल्स जो है वो पर यूनिट में हमें लगने वाले हैं 12.50 प्रोडक्ट ए के लिए एंड 19 रुपीज़ प्रोडक्ट बी के लिए। अब प्रोडक्शन जो करना है वो 22,000 यूनिट्स का करना है प्रोडक्ट ए में, तो रेट पर यूनिट हो जाता है 12.50। तो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हमें लगेंगी 2,75,000, जबकि प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करने हैं हमें 24,000 यूनिट्स, रेट है हमारी 19 रुपीज़ पर यूनिट, तो अमाउंट हमें लगेगी 4,56,000 की। और इसी के साथ जो टोटल अमाउंट हमें लगने वाली है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में रॉ मटेरियल्स की, वो बन जाती है 7,31,000 रुपीज़। उसी के साथ नेक्स्ट हेड जो है हमारा, जो हमें दिया गया है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट का। अब डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट जो है प्रोडक्ट ए के लिए 4.50 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट बी के लिए 7 रुपीज़। तो डायरेक्ट वेजेस को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस, अब यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट ए के 22,000 यूनिट्स, पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस हैं 4.50, तो अमाउंट बन जाती है 99,000 रुपीज़। यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने हैं हमें प्रोडक्ट बी में वो है 24,000 यूनिट्स, रेट जो है हमारी डायरेक्ट वेजेस का 7 रुपीज़ पर यूनिट, तो अमाउंट हमें लगेगी 1,68,000 रुपीज़ की। टोटल प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के लिए डायरेक्ट वेजेस हमें लगने वाले हैं 2,67,000 रुपीज़ के। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए हैं वो टोटल रुपीज़ में दिए हुए हैं कि टोटल प्रोडक्ट ए के लिए 66,000 रुपीज़ एंड टोटल प्रोडक्ट बी के लिए 96,000 रुपीज़ लगे हुए हैं। अब प्रोडक्ट ए में 22,000 प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो 22,000 के लिए अगर 66,000 रुपीज़ लगने वाले हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज़ की आती है, तो वो हम निकाल देते हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्ट बी के लिए जो कि 24,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके लिए 96,000 अमाउंट लगने वाली है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 4 रुपीज़ की। तो इसी के साथ जो टोटल अमाउंट लगेगी हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की वो है 1,62,000 की। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी प्रोडक्ट ए का, वो बन जाएगा 4,40,000 रुपीज़ का एंड प्रोडक्ट बी का 7,20,000 रुपीज़ का। यानी कि प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों का मिलाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमें लगने वाला है वो है 1,16,000 का, सॉरी 11,60,000 का। तो इसी के साथ हमारा जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी हमने यहाँ पर दे दिया है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दोनों में भी हमने कैलकुलेशन कर लिए हैं और दोनों भी प्रॉब्लम्स को हमने, दोनों भी फॉर्मेट्स को अच्छे से हमने यहाँ पर स्टडी करके कैलकुलेट कर दिया है। आपको ये प्रॉब्लम कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। प्रोडक्शन बजट के सारे प्रॉब्लम्स, सारी एडजस्टमेंट को मैंने कवर कर लिया है मेरी इस सीरीज़ में। आप अगर इस सीरीज़ को ठीक से पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बजट के हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।